सो वेलकम स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज विजय हियर और आप सभी का दोबारा से स्वागत है पाठशाला के चैनल में। चैप्टर 6 है ये और इंडिया वाली बुक का हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा है। चैप्टर 6 के अंदर हम डेमोक्रेटिक रिसर्जन यानी कि राजनीतिक जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर इस चैप्टर का नाम बदल चुका है। पहले इस चैप्टर का नाम कुछ और था। तो बॉस जितने भी स्टूडेंट है चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों सीबीएसई बोर्ड के हों, सो यू नीड टू एनालाइज वन थिंग। चैप्टर चेंज हो चुका है बट चैप्टर की जो मेन मतलब टॉपिक्स है वही है चैप्टर में। तो आप अपने हिसाब से टैली कर लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने इसका नाम चेंज कर दिया है बट लास्ट टाइम आई थिंक चैप्टर का नाम कुछ और था। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये वीडियोस बन रही हैं, क्लासेस लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैप्टर 5 देखा होगा जो चैप्टर का नाम उसमें भी चेंज हो चुका था, तो सेम उससे ही कनेक्ट ये चैप्टर करेगा। तो आप पहले वो पार्ट ज़रूर वॉच करिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में आपको समझ रहे हो क्या क्या करना है। लाइक आपने अगर टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। लाइव सपोर्ट के लिए, हेल्प सपोर्ट के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम सारी बातें आपको बताते रहते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द वन थिंग। देखिए आप सभी ने 1964 से लेके आई थिंक 1962 के अंदर जब चाइना का वॉर हुआ था हमारे इंडिया से, तो उसके बाद हमने सारी टाइमलाइन पढ़ी थी। 64 में कैसे डेथ हुई नेहरू जी की, 65 में फिर कैसे 1965 के अंदर किस तरीके से फिर पाक युद्ध हुआ, 1964 के अंदर युद्ध होने के बाद हमने 1964 से 66 के बीच में हम लोगों ने फिर फाइनली किस तरीके से शास्त्री जी का टाइम पीरियड देखा, उसमें कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें आई। एंड देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ 1967 इलेक्शन, फोर्थ जनरल इलेक्शन। फोर्थ जनरल इलेक्शन के अंदर हमने फाइनली डिसाइड करा कि कैसे इंदिरा गांधी को एक लीडिंग कैरेक्टर के रूप में लाया जाएगा। एंड उसके बीच का काफ़ी कचरा वाला स्टोरी चल रहा था। 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस आर कांग्रेस ओ ये सब हो चुका था। एस निजलिंगप्पा ने कुछ बोल दिया, नेहरू जी की बेटी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कुछ बोल दिया। सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर। अगर आपने वो लास्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप इस चैप्टर को लिंक नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर जरूर वॉच आउट करिएगा। आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर चल क्या रहा था। ठीक है, चैप्टर में क्या कहानी चल रही थी वो आपको समझ में आएगी। अब कम टू द पॉइंट, सो इन दिस चैप्टर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 1971 में जब इलेक्शन हुआ, 1971 के अंदर जब इलेक्शन हुआ जिसे आप फिफ्थ जनरल इलेक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी एक शेरनी के रूप में उभर के आए सामने। सो एट दिस टाइम इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो क्या कहते हैं सारा जहान मेरे कदमों में है और मैं पूरी तरीके से सबको निस्तो नाबूद कर सकती हूँ अपनी पावर से। बट आपको पता है कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेम यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के साथ भी यही सिचुएशन थी। अब इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश कर रही थी किस तरीके से इंदिरा गांधी जी कोशिश करेंगे कि अब पूरी तरीके से सिस्टम में बदलाव लाए, क्योंकि 1967 के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हो रहे थे, वो सब आपने पढ़ा है। सो अगर टॉपिक की बात करें पूरे चैप्टर की तो इसमें बेसिक इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है। 1971 में इसकी स्टोरी, इस पूरे चैप्टर की स्टोरी 1971 से लगभग 80 के टाइम पीरियड तक, यानी कि 10 साल में भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें हुई, हम वो सारा समझेंगे। आप टाइमलाइन के हिसाब से चलिएगा इंडिया वाली बुक को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो नेसेसरी था कि नहीं था इमरजेंसी इम्पोज करना, इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। अब इमरजेंसी देश में, देश का काला पन्नों पे लिखा गया इतिहास, जो इतिहास है वो खाली पन्नों पे दर्ज हो गया था। सो हाउ इमरजेंसी इम्पोज्ड एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाई गई थी सही मायने में, व्हाट इज़ द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मीन्स इन द प्रैक्टिस। तो क्या किस तरीके से जो इमरजेंसी लगाई जा रही है वो किस तरीके से प्रैक्टिस में लाई जाएगी, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इमरजेंसी अगर लगाई गई थी तो उसके परिणाम क्या निकल के आए सामने, और यहाँ पे पार्टी की जो पॉलिसीज थी उस पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, और हमें अंत में सीखने को क्या मिलता है इमरजेंसी से, इंडियन डेमोक्रेसी को क्या सीखने को मिलता है, या इंडियन डेमोक्रेसी का इससे किस तरीके से इफेक्ट पड़ा। ओके, सो ऑल दीज टॉपिक विल कवर। और भाई देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, तो मैं इसे पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन आपने समझना है मेन चैप्टर की थीम स्टोरी क्या है। अगर आप चैप्टर की थीम स्टोरी समझ पा रहे हैं ना तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि चैप्टर में चल क्या रहा है बॉस। अगर आपको चैप्टर में जो चल रही चीजें वो समझ में नहीं आ रही तो फिर तो बात वही है कि आपको सर पैर का ही नहीं पता है ना। सो सर पैर पता करिए, कहने का मतलब प्रैक्टिकली समझिए। यू डोंट नीड टू लर्न, मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, नॉर्मली समझते चलिए और फिर आपको पता है कि बहुत कुछ आप आसानी सीख पाओगे। और जो चीज़ें आप 12th क्लास में सीख रहे हो वो इन फ्यूचर यूपीएससी के एग्जाम में या आपके किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी आपको बहुत फायदा करेगी। ओके, कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कांग्रेस आफ्टर 67
69 नहीं बोल रहा मैं, 67 बोल रहा हूँ। तो 67 यानी कि 1967 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार या कांग्रेस की सरकार में क्या क्या परिवर्तन आए उसे एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इंदिरा गांधी जी एक अग्रिम नेता के रूप में उभरी, क्योंकि इंदिरा गांधी की रेस चल रही थी। इंदिरा गांधी जी की रेस चल रही थी किससे? मुरारजी से, मुरारजी देसाई जी से, है ना। तो उनसे चल रही थी। तो यहाँ पे मुरारजी देसाई जी का पत्ता कटा हो गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को तो सिंडिकेट मेंबर्स ने कहा कि भैया यू आर द लकी चार्म, और भाई हम तो आपके फादर के प्रति स्नेह भावना और प्रेम भावना रखते हैं, तो भाई आपके प्रति भी रखेंगे। सो दैट इज वाई यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को काफी मदद मिली, वो हमने समझा था। एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि पार्टी के बीच में कंपटीशन बहुत गहरा हो गया था। देखिए, जब आप किसी से बात नहीं करते हैं ना, तो सोल्यूशन निकल नहीं पाता है। तो सोल्यूशन यही होता है कि कोल्ड वॉर के अंदर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, दोनों सरकारें आपस में बात ही नहीं करती थी, और ये कोल्ड वॉर जो होता है बहुत गहरा होता है, समझ रहे हैं ना। और ये बहुत लंबे समय तक चलता है, लड़ाई कर लीजिए खत्म हो जाता है मामला, लेकिन चुप्पी अगर बनी रहे तो वो गहराई, वो दुश्मनी वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। सेम ऐसा ही यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे हुआ। इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे करके अपनी क्या कहते हैं, जो भी उनके साथ के लोग थे उनको धीरे धीरे करके खत्म कर रही थी। तो दैट इज वाई पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो था ना इंदिरा गांधी की सरकार के बीच में, वो बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अगर 1969 में देखें आप तो इंदिरा गांधी जी ने एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कहीं ना कहीं झोल झपाटा कर दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हुई। तो आप नोटिस करेंगे कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अंदर भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का एक छुपा हुआ मकसद था। और यहाँ पे टेंशन खड़ी हुई लाइफ में पहली बार एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। अभी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका। यू हैव लर्न दिस इन द 11th क्लास ऑल्सो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पार्लियामेंट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सारी पॉलिसीज को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। और यहाँ पे कुछ पावर जुडिशरी के हाथ में होती है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ जो होता है बना के जनता के सामने पेश करती है और उसके अकॉर्डिंग इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों ये इंसाफ के तराजू जो होते हैं, दैट मीन्स न्यायपालिका जो होती है, वो लोगों को इंसाफ देने के लिए जुडिशियल रिव्यू और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू है और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि पावर किसकी ज्यादा है। तो 1971 के अंदर एक ऐसा दौर आया था जहां पे सरकार ने जुडिशरी को चैलेंज करने की पूरी तरीके से कोशिश करी, इवन जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करी। आपने जॉली एलएलबी का डायलॉग देखा होगा, अमीर हो या गरीब हो, दुखी हो या सुखी बंदा हो, ईमानदार हो या क्या कहते हैं कमीना हो, तो आप नोटिस करेंगे कि सारे के सारे लोग एक चीज पे भरोसा जरूर करते हैं। और एवरी पर्सन सेड लाइक दिस, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि हमें अपने न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे हमें पता है कि सलमान खान से लेकर संजय दत्त को सबको बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे सुप्रीम ऑफ द लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे देखा गया कि 1971 के टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और लोगों के राइट्स के ऊपर कंट्रोल बनाया जा रहा है, जो आज तक कभी इवन टुडेज गवर्नमेंट नेवर डिड दैट। मतलब आज भी नहीं करा, लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने हाउ इज इट पॉसिबल पर किया था। तो हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे फिर वही मोर पॉलिटिकल ओपिनियन पार्टीज आ गई थी। पॉलिटिकल ओपिनियन पार्टी समझते हैं क्यों? क्योंकि 1967 के अंदर तो वैसे भी 1967 के अंदर तो वैसे भी इंदिरा गांधी जी ने कितनी पार्टियों की जला दी थी, और उसके बाद क्या कहते हैं 1967 के बाद अपनी ही पार्टी के अंदर बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो आपने देखा था कि ग्रैंड अलायंस हुआ था, 1971 के इलेक्शन के अंदर भी ग्रैंड अलायंस हुआ था। छोटी पार्टियां जो इंदिरा गांधी के सामने उभर नहीं पा रही थी, अब उन्हें धीरे धीरे मौका मिल रहा था, तो उन लोगों ने भी अलायंस करा। तो ऐसे में कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट 1967। देखिए, अब ना आप एक चीज जरूर समझेंगे, आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली समझेंगे, और आप देखेंगे कि हमारी समस्या जो होती है ना लाइफ के अंदर, वो किसी एक प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, और उस एक प्रॉब्लम से जुड़ने के बाद सारी समस्या पैदा होती चली जाती है। ये तो आप मानते हैं। आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा, आपकी समस्या का जड़ सिर्फ और सिर्फ एक कोई रीजन होगा, और उसके बाद सारी समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगी। सेम इंदिरा गांधी की लाइफ में भी एक ऐसी प्रॉब्लम आई 1967 के बाद, जो उन्हें जीने नहीं दे पा रही थी, और वहां से ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होने लग गई कि धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम ने इतना ज़्यादा डीप असर डाला उनकी लाइफ के अंदर, उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर, कि वो सोच नहीं सकते थे कि 1971 में इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद भी मेरे को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं आर्थिक संकट। अगर आपको अच्छे तरीके से पता हो तो 1971 के अंदर इलेक्शन हुआ, और 1972 के अंदर क्या हुआ, हमारा युद्ध हुआ। दिसंबर आप देख सकते हैं
देखिए डेटेड है 13 दिसंबर 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 71, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग क्या कहते हैं ये 1972 तक ही क्या कहते हैं जो हमने लास्ट में शिमला एग्रीमेंट करा था वो 1972 के अंदर करा था, लेकिन जो युद्ध हुआ था वो लगभग क्या कहते हैं दिसंबर के लास्ट में हुआ था। तो इसीलिए इसको 71 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, पर एग्जैक्टली डेट अगर आपने लिखनी है तो आप 71 ही लिखिए, ठीक है, पेपर के अंदर। तो इसमें आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि भाई 80 लाख लोग माइग्रेट होकर हमारी कंट्री के अंदर आ गए थे, और आपको पता है हमारा भाई फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और हम लोगों ने कहा कि भाई देखो हम लोग तो दुश्मन को भी प्यार से गले लगाते हैं, आप तो खैर वो उस मुल्क के लोग हो जिनको हमने आज़ाद कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। तो भाई 80 लाख के अगर आप 8 करोड़ भी आते तो हम फिर भी आपका दिल से स्वागत करते। तो सेम ऐसा यहाँ पे क्या हुआ ये कि 80 लाख लोग इस युद्ध की वजह से बांग्लादेश से माइग्रेट होकर हमारे पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा आसाम, थोड़े से और जगहों पर चले गए। एंड वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। अब क्योंकि वो चले गए, हमारे भारत देश की सीमाओं पे आ गए, तो भाई हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि बेटा निकलो जल्दी खाली करो ये जगह, हम नहीं बोल सकते उन्हें। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें पता था कि बेचारे अभी वो दर्द के मारे हैं, अभी उनको सहारे की ज़रूरत है, और जब किसी को सहारे की ज़रूरत होती है तो इंडिया सबसे पहले खड़ा होता है बॉस, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी सेम ऐसा हुआ कि 1971 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जी को पता है भाई सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश के युद्ध के अंदर पूरी तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और काफ़ी लोग भारत के अंदर माइग्रेट होकर आ गए, और हमने उस टाइम पीरियड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक आर्थिक बोझ झेला, क्योंकि 80 लाख लोग कम नहीं होते हैं। 80 लाख, दिल्ली की खुद की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम पे 2 करोड़ है, और 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप सोचिए उस टाइम पे लगभग 80 लाख लोग, कहते हैं आंकड़े के हिसाब से, क्या पता 1 करोड़ भी हो। इतने सारे लोग आए तो उनको रहने की जगह, खाने की जगह, और रोकने की जगह, ये करने की जगह, वो करने की जगह, सब चाहिए ना। तो इसका बोझ किसके ऊपर आएगा? इसका बोझ तो इंडिया के ऊपर आएगा, और अगर इंडिया के ऊपर इसका बोझ आएगा सो वी इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये कहीं ना कहीं छुपी हुई इकोनॉमिक क्राइसिस है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को इस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे इकोनॉमिक पढ़ते हैं उन्हें समझ में आता होगा। अब 1971 के बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो आपको पता है कि अमेरिका की कितनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, बिकॉज वी हेल्प देम। और यहाँ पे अमेरिका किसकी मदद कर रहा था? पाकिस्तान की। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, इसीलिए क्या हुआ, अमेरिका जो हमें मदद देता था ना, एक फाइनेंशियली मदद दिया करता था उस टाइम पीरियड के अंदर, तो उन्होंने फाइनेंशियली मदद देना हमें बंद कर दिया। आप सोचिए, मतलब एक को हमने बचाया, हमने अपना धर्म निभाया, जो हमारा धर्म हमें बोलता है कि किसी सताए हुए को अगर आप बचाते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, और भारत ने सेम ऐसे ही करा। लेकिन ये लोग जो लोग हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मदद करते होंगे 1-2 रुपए का, और उस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों ने हमें फाइनेंशियली मदद देनी बंद कर दी। तो सोचिए, इन्हें लगा कि शायद से इंडिया जो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, शायद से क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। लेकिन बॉस, वी आर इंडियंस एंड वी नो दैट हाउ टू फाइट विद दिस प्रॉब्लम। हमें पता है कि ऐसे संकट से हमें कैसे झेलना है, कैसे समझना है, क्योंकि हम 1962 के युद्ध से निकल चुके हैं, 1965 के दर्द से निकल चुके हैं, समझ रहे हैं। और वैसे भी देश में इतना प्रॉब्लम चल रहा था, हम वैसे भी दर्द से निकल चुके हैं। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये हमें पैसे ना दे तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की उसमें ऐसा हुआ कि यार पहले फंडिंग मिलती थी इतनी अच्छी, लेकिन फिर फंडिंग मिलनी बंद हो गई। तो आप नोटिस करेंगे कि रिचर्ड निक्सन को लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट इन्हें पता नहीं कि हम चीज़ क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझ रहे ना, एक प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम जुड़ रही है। मतलब वहाँ पे युद्ध हुआ, इतने सारे लोग आ गए, दूसरे बंदों की खिलस गई, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ इफेक्ट हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइस जो था वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, है ना, प्राइस हाइक हो गया। अब ऑयल हाइक होगा तो आपको पता है कि दूसरे देशों को भी इफेक्ट करेगा और हमें भी इफेक्ट करेगा। और पता है इसकी प्रॉब्लम तो थी, बट आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉनसून का लेट हो जाना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और 1972 से 3 के बीच में मॉनसून बहुत लेट हो गया था, क्रॉप फेलियर हो चुके थे। और जब मॉनसून फेलियर हो गया तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि भाई खाना सबके लिए जरूरी है, खाना तो सबके लिए जरूरी है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर के काम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवॉल्व होते थे, इन्वॉल्व होते थे, तो वो सारे के सारे लोग इफेक्ट करेंगे अब इंडिया को भी। क्योंकि देखो प्रोडक्टिविटी अगर खत्म हो रही है ना, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे पेट ना भजन हो गोपाला, है ना, लेके रहो कंठी माला, ये आपने सुना होगा। कहने का मतलब सिंपल सा यार, जब जेब पेट भरा होता है तो इंसान
मतलब हिमालय पर्वत फतेह करने के लिए तैयार होता है, जब पेट खाली रहता है तो कुछ नहीं कर सकता है। सेम ऐसा ही प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, मॉनसून लेट हो चुका है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो चुका है, खाने की चीज़ें जो होगी वो महंगी होंगी, इंडस्ट्री जो उस पर बेस्ड होगी रॉ मटेरियल पे वो पूरी तरीके से इफेक्ट करेगी, और जिन लोगों को एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ा उनकी लाइफ इफेक्ट करेगी। और साथ में कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे इतना रायता फैला हुआ है, वहाँ बांग्लादेश के साथ अलग सीन है, उसके 80 लाख कैंडिडेट कह रहे हैं इतने सारे लोग हमारी कंट्री के अंदर घुस गए हैं, उनको भी खिलाना है, मतलब जितना बचा हुआ है उतना उसमें से भी उनको खिलाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना ऐसे करते 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 इतने टाइम से एक मिक्सचर बन रहा था, एक बम बन रहा था, और इसको कहीं ना कहीं फूटना था, और फूटने के लिए इसको मिला बिहार, फूटने के लिए इसको मिला गुजरात, फूटने के लिए इसको मिला दिल्ली। ऑल दे आर द रीज़न दैट इंदिरा गांधी जी हार गई, और इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी लगा देती हैं। बट कैसे लगाती हैं वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा इसके अंदर, बट मैंने आपको बस समझा दिया है कि 1971 के बाद इंदिरा गांधी के जीतने के बाद भी सोचिए उन्होंने अपनी पावर का, अपनी सत्ता का एक ऐसा बेढंगे तरीके से इस्तेमाल करा कि जो आज तक किसी भी पीएम ने इस्तेमाल नहीं करा। सो दोस्तों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था मेरी तरफ से। आई होप आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, तो किताबें पढ़ के ऐसे कर लेना कोई मज़ा नहीं है बॉस, समझिए प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप लाइफ में कामयाब होंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, किताबी जो नॉलेज होती है ना वो आपसे रियल लाइफ में कहीं नहीं पूछी जाती है, पूछी सिर्फ जाती है आपसे कि आपको पता क्या है इसके बारे में, आप इस चीज़ को समझते कैसे। क्योंकि कभी आपने देखा 12वीं क्लास वाले बच्चे कभी अपनी डिग्री लेके पर्स में घूम रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। वो कभी भी आपसे बात करते समय, आप किसी लड़का लड़की से बात करें तो आप देखें, आप कभी भी ये बोलेंगे नहीं कि 12वीं का अपना सर्टिफिकेट दिखा जब भी मैं तेरे से बात करूंगा, कुछ नहीं। इफ यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर आपको पता है चैप्टर में क्या है, देन यू विल विन द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज द ओनली क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड दिस साइड विजय है। आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो यार लाइक द वीडियो, और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।